बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हम फिज़िक्स 9 का जो चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसका जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, एक तो उन टॉपिक्स में से जी हमारा एक है इलास्टिसिटी, दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रेस और फिर हम स्ट्रेन के बारे में इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। सबसे पहले जी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर हम उर्दू में मीनिंग देखें इसका तो यह है लचक, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो अगर फोर्स लगाने से उसमें क्या पैदा होती है, डिफॉर्मेशन आती है। डिफॉर्मेशन मतलब कि बिगाड़ पैदा होता है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि डिफॉर्मेशन होती है, वो उसमें बिगाड़ आता है। बिगाड़ किस तरह से आ सकता है, उसकी चेंज हो सकती है जी, लेंथ चेंज हो सकती है, शेप और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। क्या करेंगे जी, फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन, बिगाड़ पैदा होगा। वो बिगाड़ कैसे, मतलब उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, शेप में आ जाएगा या फिर वॉल्यूम में जो है वो चेंज आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम वही फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उस फोर्स को सीज कर देते हैं, हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं हम, तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट दोबारा से अगर रीगेन कर ले, अगर वो ऑब्जेक्ट दोबारा से रीगेन कर ले, रिगेन मतलब कि रिस्टोर कर ले अपनी पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल लेंथ को, शेप को, वॉल्यूम को, वो दोबारा से हासिल अगर कर लेता है तो ये रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, ये कहलाती है इलास्टिसिटी। बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। डिफॉर्मेशन मतलब कि बिगाड़ पैदा होता है उसमें। बिगाड़ किस तरह से कि उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, वॉल्यूम उसका चेंज हो सकता है। और अगर हम उसी फोर्स को सीज कर देते हैं, हटा देते हैं हम उस फोर्स को, तो वो ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस अगर रिगेन कर लेता है, दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप या वॉल्यूम को रिस्टोर कर लेता है, दोबारा से वो ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है, तो ये जो रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उस बॉडी की, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल जो रिगेन कर सकते हैं उन मटेरियल्स को इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है। जैसा कि बेटा हमारे पास रबर बैंड है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मैंने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, इसकी लेंथ में चेंज आ गया, इसकी शेप में चेंज आ गया। अगर मैं फोर्स हटा देता हूं तो दोबारा से ये रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, लेंथ में आ गया, ठीक है। क्या किया कि हमने फोर्स अप्लाई की तो इसकी शेप चेंज हो गई, इसकी लेंथ चेंज होगी। अगर मैं फोर्स हटा देता हूं ये, तो क्या होगा कि ये जो रबर बैंड है ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ में, शेप में वापस आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि बेटा जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स से क्या पैदा हो रहा है, बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो लिहाजा इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसके लिए मैं अगर वर्ड यूज करूं डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये बेहतर रहेगा। तो अगर क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन के बाद अगर हम वही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट दोबारा से रिगेन कर लेगा अपनी ओरिजिनल लेंथ को, शेप को, वॉल्यूम को। ये रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। और ऐसे मटेरियल जो रिगेन कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल कहलाते हैं इलास्टिक मटेरियल। इसके लिए हम और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, कि जैसा कि ये मेरे पास एक स्केल है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी शेप चेंज हो गई, ठीक है। अगर मैं दोबारा से इसे छोड़ देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें कि मेरे पास अगर ये एक डस्टर है, मैं इस डस्टर पे क्या करता हूँ, मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। जैसे ही मैं इस फोर्स को हटा दूंगा तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ में, शेप में, वॉल्यूम में वापस आ जाएगा। तो बेटा बॉडी की ये प्रॉपर्टी जो है ये कहलाती है इलास्टिसिटी। और ऐसे मटेरियल जो इलास्टिसिटी रखते हैं, जिनमें इलास्टिसिटी हो बेटा, ऐसे मटेरियल जो है वो इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। बेटा कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर उनमें कोई डिफॉर्मेशन होती है, उनमें अगर किसी किस्म का बिगाड़ पैदा होता है, तो वो अपनी उसी ओरिजिनल शेप को, लेंथ को, वॉल्यूम को रिगेन नहीं कर सकते, रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं प्लास्टिक मटेरियल। और इस रिगेन ना करने की जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं बेटा प्लास्टिसिटी। इसके लिए बेटा हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसा कि बेटा
ये मेरे पास एक चौक है, तो क्या किया मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की और इसकी शेप चेंज कर दी मैंने, ठीक है, मैंने दो हिस्सों में इसे तकसीम कर दिया। तो ये दोबारा से ये रिगेन नहीं कर सकेगा, अपनी ओरिजिनल शेप को, लेंथ को रिगेन नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल है हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल, और इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है प्लास्टिसिटी। तो इसके लिए बेटा आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि अगर हमारा जो जैसा कि गूंदा हुआ आटा होता है उसके जो पेड़ा बनता है, तो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो, तो आप देखते हो कि वो दोबारा से पेड़ा जो है गूंदे हुए आटे का वो दोबारा से वो रिगेन नहीं कर सकता। इसी तरह क्ले जो है, जैसे कि चिकनी मिट्टी जो है, आप उसको गूंदी हुई है उसको आप दोबारा से जो है वो रिगेन नहीं कर सकती। तो ये किस में आ जाएगा बेटे, प्लास्टिक मटेरियल में आ जाएगा, और इसकी ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी कहलाती है। बेटा आपकी जो बुक में है वो इलास्टिसिटी के बारे में है, प्लास्टिक मटेरियल या प्लास्टिसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया गया। तो बेटा आपकी जो टॉपिक है इलास्टिसिटी, बुक में जो है दो टर्म्स हैं आपकी, जो एक तो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने पढ़ा, दूसरा इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम जानेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है। जैसा कि अभी हमने क्या किया कि ये रबड़ बैंड है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं वो बिगाड़ पैदा कर रही है, डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, लिहाजा इस फोर्स को क्या कहेंगे हम, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बेटे, द अप्लाइड फोर्स दैट चेंज शेप, लेंथ और वॉल्यूम, वो फोर्स जो कि क्या कर दे, लेंथ को चेंज कर दे, शेप को चेंज कर दे या वॉल्यूम चेंज कर दे ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ऐसी फोर्स क्या कहलाती है बेटे, डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट है बेटा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की अभी हम डेफिनेशन देखेंगे। इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर, आप रिस्टोर की जगह पे रिगेन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी जरिए वो प्रॉपर्टी, वो खासियत के वो क्या कर सके, रिस्टोर कर सके, ठीक है, दोबारा से हासिल कर सके इट्स ओरिजिनल साइज, अपनी ओरिजिनल साइज को और शेप को एज डिफॉर्मिंग फोर्स, सीज मतलब खत्म कर देना, हटा देना। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो वो दोबारा से क्या कर लेते हैं, रिगेन कर लेती है बॉडी। तो ये क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ये था बेटा हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या है बेटा, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का ताल्लुक डिफॉर्मिंग फोर्स के साथ है। हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है इसका जो ताल्लुक है ये डिफॉर्मेशन के साथ है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज रिलेटेड टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी बेटे, द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन यूनिट एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, जो कि यूनिट एरिया पर एक्ट करती है एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी के। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स ओवर एरिया। इसका फार्मूला क्या है स्ट्रेस का, फोर्स ओवर एरिया। अगर बेटा इसके यूनिट की बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में। तो ऐसा यूनिट आ गया स्ट्रेस का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर हम देखें यही फार्मूला जो था ये हमने प्रेशर में भी पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और हमने यूनिट भी देखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या वजह है कि यहां पर हम एक और टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रेस। यहां पे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम स्ट्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्रेशर का फार्मूला भी वही है, स्ट्रेस का फार्मूला भी वही है। तो हमने स्ट्रेस की जगह प्रेशर क्यों नहीं यूज कर लिया, तो यहां पे इंट्रोड्यूस करवाने क्या जरूरत है एक नई टर्म को। तो बेटा इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनमें से एक डिफरेंस को अभी हम डिस्कस करेंगे ताकि इन दोनों में हमें फर्क वाज़ेह हो सके। कि बेटा जो प्रेशर है ना, प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। यहां पे क्या आएगा, नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। सरफेस ऑफ बॉडी पर ये क्या करते हैं,
अगर फोर्स नॉर्मली एक्ट कर रही है, नॉर्मली मतलब 90 के एंगल पर एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो क्या होगा, प्रेशर प्रोड्यूस होगा। जैसा कि ये व्हाइट बोर्ड है, अब व्हाइट बोर्ड पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 90 का एंगल लग रहा है उस फोर्स का, और इस सरफेस का क्या है, 90 का एंगल है। इसी तरह मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरा वेट की वजह से जो फोर्स लग रही है सरफेस एरिया पे, तो वो क्या है, मेरे फोर्स मतलब कि मेरे वेट और सरफेस ऑफ अर्थ के दरमियान में 90 का एंगल है। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो प्रेशर होगा ये क्या करेगा, नॉर्मली एक्ट करता है, जबकि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी, और ये हो सकता है कि ये स्ट्रेस जो है ये पैरेलल भी हो। तो ये बेटा एक फर्क है इन दोनों में, और भी हैं, तो लिहाजा हमने अभी यहाँ पे एक ही डिस्कस किया कि ये नॉर्मली, और ये क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो ये तो था बेटा स्ट्रेस। आ गया बेटा हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है जी, स्ट्रेन बेटा जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या स्ट्रेस जो है किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो उसमें चेंज आता है। चेंज किस किस्म का आता है, चेंज उसकी शेप में आ सकता है, उसके वॉल्यूम में आ सकता है, उसकी लेंथ में चेंज आ सकता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ सकता है। तो ये जो चेंज है, जो चेंज आता है उस बॉडी का, उस चेंज का ओरिजिनल के साथ जो कंपैरिजन है ये कहलाता है बेटा स्ट्रेन। क्या कि जो चेंज कॉज्ड बाय स्ट्रेस, जो चेंज जो है वो पैदा होता है किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, ओरिजिनल लेंथ शेप साइज के साथ, और इस कंपैरिजन को कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, वो चेंज किस किस्म का हो सकता है, वो चेंज हो सकता है कि आपकी लेंथ में चेंज आए, हो सकता है कि वो चेंज आपके शेप में आए, और हो सकता है कि वो चेंज आपके वॉल्यूम में आए। तो अगर लेंथ में चेंज आता है तो जितना लेंथ में चेंज आया उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल लेंथ के साथ। अगर हमारी शेप में चेंज आता है तो हम उस चेंज को, जो शेप में चेंज आया, उसको हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल शेप के साथ। अगर हमारे वॉल्यूम में चेंज आ जाता है तो हम उस चेंज, किस चेंज का, वॉल्यूम में जो चेंज है उस वॉल्यूम चेंज को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, और इस कंपैरिजन को कहते हैं बेटा स्ट्रेन। कंपैरिजन, या हम यहां पे ये वर्ड यूज करें कि रेशो, ठीक है, एक ही बात होगी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द रेशो ऑफ चेंज। किसकी रेशो है जी, ये चेंज की रेशो। किसकी चेंज, किसके दरमियान में, चेंज इन, चेंज वो हो सकता है इन लेंथ शेप वॉल्यूम, हमारे लेंथ में चाहे चेंज आए, चाहे शेप में या वॉल्यूम में चेंज आता है, कॉज्ड बाय, जो कि किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से, टू ओरिजिनल। रेशो किसके दरमियान में है, लेंथ शेप और वॉल्यूम, किसके साथ, ओरिजिनल शेप लेंथ और वॉल्यूम के दरमियान में, और इसे कहते हैं बेटा स्ट्रेन। ठीक हो गया। अगर हम देखें बेटा इसके फार्मूला की तरफ हम जाएं तो फार्मूला क्या, कि अगर तो चेंज आता है लेंथ में, चेंज इन लेंथ, तो इसे बेटा इसके कंपैरिजन को किसको कंपेयर करेंगे, लेंथ को, चेंज का जो लेंथ में जो चेंज आया उसको कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल लेंथ के साथ। तो इसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हमारे लेंथ में चेंज आ रहा है और लेंथ में जो चेंज आ रहा है अगर हम उसे कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल लेंथ के साथ, और इस कंपैरिजन को, इस रेशो को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर बेटा चेंज के लिए क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज हमने कहा ना चेंज इन लेंथ, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा एल। अब ये जो डेल है ये वेरिएशन के लिए, चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वेरिएशन के लिए, चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो है, अगर मैं उस ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट कह दूं, ठीक है, एल और इसकी बेस में ओ डाल दूं, मतलब कि एल नॉट या ओरिजिनल लेंथ, तो क्या होगा, डेल एल ओवर एल नॉट। डेल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल लेंथ को। ठीक है जी। आगे हमारे पास
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अगर हमारे वॉल्यूम में चेंज आता है और उस जो चेंज आया है वॉल्यूम में उसको अगर हम कंपेयर करते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, तो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। या हम क्या करते हैं, चेंज वॉल्यूम का रेशो फाइंड करते हैं किसके साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, तो ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसका फार्मूला होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक बेटा हमारे पास अगर हमारी शेप में चेंज आता है या कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमारी किसी किस्म का चेंज आ जाता है, तो अगर साइज में चेंज आता है उसे कहते हैं बेटा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो जितना चेंज हमारी साइज में आएगा, शेप में आएगा, तो उसे हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल साइज शेप के साथ, तो ये क्या आएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन। आपकी बुक में जो बेटा डिस्कस किया गया वो सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया गया है, ये है आपकी बुक में, ये दोनों चीज़ें नहीं है, ये आपके कंसेप्ट के लिए है कि टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। टेंसाइल स्ट्रेन, ये आपको फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में भी ये इस्तेमाल होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट। डेल एल किसके लिए यूज हो रहा है, चेंज के लिए, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लचक है, ठीक है, ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप को, लेंथ को गेन कर लेती है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से लेंथ शेप चेंज हो गई, ठीक है, और जैसे ये फोर्स हटा दी जाएगी तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल लेंथ शेप वॉल्यूम जो है ये रिगेन कर लेती है। और ये ऐसे मटेरियल जो रिगेन कर सकते हैं उन्हें इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है उनकी, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं कि जो रिगेन नहीं कर पाते, और उनकी ये प्रॉपर्टी जो है ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो बेटा एक बात जहन में रखेंगे आप कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो परफेक्ट जो है इलास्टिक नहीं हो सकता, कोई भी मटेरियल जो है वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं हो सकता। जैसा कि अगर मैं यह क्या करता हूँ, मैं इस रबड़ बैंड को खींचते जाता हूँ, ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम आएगा कि ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये परफेक्टली अब ये अपनी ओरिजिनल साइज शेप को रिगेन नहीं कर सकता, रिस्टोर नहीं कर सकता, लिहाजा परफेक्टली इलास्टिक नहीं है ये। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जो वो परफेक्टली जो है ना, परफेक्ट हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल नहीं होते, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो ना तो परफेक्ट हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है और ना ही हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है। ये थे बेटे टॉपिक। और उसके बाद फिर हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा। स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस का ताल्लुक जो है वो डिफॉर्मेशन से है, डिफॉर्मिंग फोर्स से है। फिर हमने ये भी जान लिया कि डिफॉर्मिंग फोर्स और स्ट्रेस जो है इनका आपस में क्या ताल्लुक है, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है, ये भी हमने जान लिया। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन जो है ये एक कंपैरिजन है, एक रेशो है, किसके दरमियान में, चेंज के दरमियान में और ओरिजिनल के दरमियान में ये रेशो है, ये कंपैरिजन है, और ये कहलाता है स्ट्रेन। तो बेटा ये थे आज के हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहे हों। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।